हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। और आज डेट है 12 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता है? और आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम भी आपको मिल गई, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यह दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। 1998 में युवाओं के लिए जिम्मेदार जो मंत्री होते हैं, इनका एक विश्व सम्मेलन हुआ। इस विश्व सम्मेलन में मंत्रियों लोगों ने एक सुझाव दिया युवा दिवस मनाने के लिए। तो 1998 में सुझाव दिया गया। एक साल बाद 1999 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उन्होंने यह फैसला लिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए। और 2000 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना शुरू हो गया। यानी शुरू कब हुआ? 2000 ईस्वी से। ये तो था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा दिवस को कब मनाया जाता था? राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इसलिए 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, यह युवाओं की आवाज़, उनके कार्य, उनकी सार्थक जो पहल है, उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का एक मौका है। कोरोना वायरस अभी चल रहा, आपको जैसा कि पता होगा, कोविड है, यानी पूरा विश्व में महामारी फैला हुआ है। तो इसके कारण इस वर्ष का जो है, इसे ऑनलाइन मनाने का, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनाने का इसका निर्णय लिया गया है। इसमें सभी क्षेत्रों के युवा शामिल हो गए, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी, कौन नहीं जानता होगा राहत इंदौरी का? उनका निधन हुआ, यानी काफ़ी दुखद न्यूज़ है कि राहत इंदौरी का निधन कल ही हुआ, 11 अगस्त 2020 को। यह किस भाषा के कवि थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह उर्दू भाषा के कवि, काफ़ी फेमस कवि है, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इनका निधन हो गया। इनका निधन जो हुआ, यह कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ। और यह जो राहत इंदौरी थे, यह 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और 11 अगस्त 2020 को इनका निधन मध्य प्रदेश में ही हो गया। उर्दू भाषा के काफ़ी जाने माने, काफ़ी फेमस पोएट थे। यह पहले उर्दू भाषा के प्रोफेसर भी थे, पेंटर भी थे। इनका जो मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद इनका जब जांच किया गया तो यह कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनका एक पोएट है जो आप सुने होंगे, शायरी रूप में यह हमेशा बोलते थे, वो उसको ध्यान देंगे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। यह इनकी ही कवि थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी। अब ये नहीं रहे। चलिए आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किस राष्ट्र ने स्टैंड एलोन युद्ध स्मारक बनाने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश ने फैसला किया हुआ है इसे, कि भारत के जो सैनिक थे मारे गए थे, उनके लिए स्टैंड एलोन युद्ध स्मारक। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर 1971 का साल आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि 1971 में विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ और यह राष्ट्र बांग्लादेश के नाम से आया। यह राष्ट्र पहले 1947 के पहले भारत के अंदर था और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ भारत को दोनों साइड से विभक्त कर दिया गया। एक साइड पूर्वी पाकिस्तान बन गया और एक साइड पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान का कब्जा पूर्वी पाकिस्तान पर था, यानी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर शासन करता था। तो 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके रीजन में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके एक नए राष्ट्र के रूप में, यानी बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र आ गया। तो इसमें पाकिस्तान के सैनिकों के साथ युद्ध हुआ और भारत के सैनिक मारे गए। तो उन्हीं सैनिकों के याद के लिए इन्होंने एक नया युद्ध स्मारक बनाया जिसका नाम है स्टैंड एलोन युद्ध स्मारक। ये बनाया गया था, यानी बांग्लादेश इसे बनाएगी। अब ये तो आप समझ गए। इस युद्ध स्मारक का अनाउंसमेंट किसने किया? तो बांग्लादेश के वार लिबरेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है मोजाम्मल हक, उन्होंने इसका ऐलान किया कि ऐसा बनेगा।
क्योंकि बांग्लादेश का 50वां एनिवर्सरी आएगा, तो उसी पर इन्होंने अनाउंस किया। इसके लिए 3.5 यानी 3.5 एकड़ ज़मीन को भी अलॉट किया गया है। अब तो बांग्लादेश हुआ, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोला जाता है और यहाँ के जो पीएम है वो शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति को आपको बताना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अलेक्जेंडर लुकाशेंको को रूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। थोड़ा इसके बारे में था, इन्होंने चुनाव में काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। सोचिए ये 80.23 यानी 80.23 वोट इनको मिला हुआ है, यानी काफ़ी बड़ी जीत है। और इतने वोट को हासिल करके यह 6ठी बार राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे, यानी 6ठी बार राष्ट्रपति बनेंगे। इनका मुख्य जो प्रतिद्वंदी था वो अंग्रेजी भाषा के शिक्षक स्वेतलाना तचनोस्कावा थे, जिन्हें मात्र 9.9% वोट मिला हुआ। कितना डिफरेंस से ये जीते हुए हैं। अब थोड़ा इसके बारे में, बेलारूस के बारे में जानते हैं। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और इसकी मुद्रा बेलारूसी रूबल है और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं अलेक्जेंडर साहब। चलिए आज के 5वें क्वेश्चन के देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग एक किताब है जो निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से एक का है। आपका ऑप्शन बताना है कि यह किसका है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, उनकी है। यह भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और इस पुस्तक का रिलीज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और ई वर्सन जो था, ई वर्सन को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे रिलीज किया। अब उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, जो 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। यह मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो कौन मिनिस्टर थे? तो हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये मंत्री भी रह चुके हैं। यह 2002 से लेकर 2004 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके हैं। यह जो वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उसमें भी इन्हें रूरल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया था। अब थोड़ा उपराष्ट्रपति आए तो उपराष्ट्रपति को जान, भारत उपराष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद है 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 कहता है कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आपको ये पता होगा कि उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के लिए ही सैलरी मिलता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी नहीं मिलता है। अब उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष कम से कम आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए और वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हों, तो वो आदमी उपराष्ट्रपति बन सकता है। और इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी नामित जो होते हैं और जो निर्वाचित होते हैं सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। चलते आज के 6ठे क्वेश्चन के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा वन मितान योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इससे वनवासी जो हैं, यानी जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया है। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। इसके जरिए जो लाभार्थी होंगे यानी कि वनवासी जो होंगे उन्हें आत्मनिर्भर बना के उनके आर्थिक पक्ष को मजबूती करने का एक प्रयास किए गए। तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, इन छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य, 2000 में 3 नए राज्य बने हुए थे, तो उसमें से एक था छत्तीसगढ़। यह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है यह रायपुर इसकी राजधानी है। इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर अनुसुईया उइके और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल है। यहाँ पर राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। आज का 7वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया यानी किया जाएगा? ये कौन सी पहली महिला अध्यक्ष बनेगी सेल की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमा मंडल पहली महिला, सेल की पहली महिला चेयर
मैन बनेंगी सोमा मंडल। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत के साथ साथ विश्व में भी इसका 20वां सबसे बड़ा स्थान है। अब ये किसके द्वारा सेल, तो सेल की जो स्थापना हुई थी यह 19 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना हुई थी। इस सेल का जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम पे इसके जो चेयरमैन है अनिल चौधरी, जो सितंबर 2018 में अनिल चौधरी अपने पक्ष पर और इस साल के अंत तक रहेंगे। उसके बाद शोभा मंडल चेयरमैन बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज के 8वें क्वेश्चन, राज्य में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग करने वाली संस्था का नाम बताना है। वो कौन सी संस्था है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ सहयोग किया। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आईआईटी दिल्ली ने ऐसा किया है। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, इसने बिहार के प्रदूषण के लिए GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए इसे समझौता किया है। चलिए आगे चलते आज के 9वें क्वेश्चन के लिए। आज का 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कौन सा देश दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया हुआ? काफ़ी अच्छी खबर है कि कोविड-19 का वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रसिया ने यह कर दिखाया। रसिया विश्व का पहला देश बन गया जो कोविड-19 के वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया और इसकी जो आधिकारिक घोषणा है यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। इसे मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है और ये काफ़ी अच्छी से है क्योंकि अभी विश्व की जो महामारी है यानी पूरा विश्व जो थम सा गया इस कोविड-19 का, अगर वैक्सीन आती है इफेक्टिव रहती है तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर से हम अपनी अर्थव्यवस्था को, फिर से अपनी दुनिया को पटरी पर लाया जा सकता है, पहले के जैसा किया जा सकता है। फिलहाल काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी समस्या आएगी ऐसा करने पर, लेकिन वैक्सीन आने से काफ़ी रोकथाम होगा। इसमें लोगों में बीमारी फैलने का खतरा कम रहेगा और हम आगे अच्छे से आ सकते हैं, अपने कामों को देख सकते हैं। चलिए अब रसिया ने किया, तो रसिया की राजधानी मॉस्को है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन। रसिया की मुद्रा जो है रशियन रूबल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। आज का 10वां क्वेश्चन, किसे पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? आपको पता होगा कि जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये पेरू को, तो आप क्या करेंगे, जब भी वीडियो को देखेंगे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो उसको एक जगह लिख लेंगे। जितने भी देश होंगे उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक जगह लिख लेंगे। मुद्रा तो हम लोग बार बार बोलते हैं, उससे आपको क्या होगा, रिविजन हो जाएगा। आप जितने बार वीडियो को देखेंगे उतने बार आपको याद होगा। लेकिन जब भी कोई नया बनता तो उसे एक बार कॉपी में लिख लेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर उसको रिविजन करेंगे, आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। चलिए पेरू के नए पीएम का नाम बताना है आपको। 4 जवाब दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। यह पेरू के नए पीएम बन जाएंगे। यह पूर्व, इसके पहले यह रक्षा मंत्री थे और यह रिटायर सेना अध्यक्ष भी हैं। इनकी नियुक्ति यानी इन्हें इस पद पर वहाँ के राष्ट्रपति, पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजय कारा ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं, ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह लेंगे एल्वारो कैटरियानो बेलिडो। यानी इसके पहले पीएम कौन थे, तो एल्वारो कैटरियानो बेलिडो, इसके उनकी जगह पर अब ये लेंगे। अब पेरू की राजधानी जो है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की मुद्रा जो है यह पेरू सोल यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति तो यही राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजय कारा और प्रधानमंत्री तो यही बन गए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। वीडियो का PDF लेना है तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के आप सब्जेक्ट वाइज क्यूज, करेंट अफेयर क्यूज को दे सकते हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ मदद मिलेगा, एग्ज़ाम का काफ़ी अनुभव मिलेगा। अगर आपका मन में कोई प्रश्न होगा तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दे सकते हैं। आपको सही सटीक जवाब दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।